हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैसा ट्रिक में। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 9, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय से तात्पर्य कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, यानी कि जैसे कि भारत से अफ्रीका में, भारत से ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, चीन में, जापान में, इन सभी क्षेत्रों में व्यापार होना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार होना ही क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो इसको देखेंगे, हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, आसानी से तरीके से पढ़ेंगे। तो वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर लेसन नंबर 9 ज्योग्राफी का 12th क्लास की। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, अब इसके बारे में देखते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या क्या विशेषता है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या मान्यता है। तो प्राचीन समय में स्थानीय बाजारों में व्यापार प्रतिबंधित था। अब जो स्थानीय जो व्यापार थे, जो अलग अलग स्थानों पर जो व्यापार होते हैं, उन स्थानों पर व्यापार करना प्रतिबंधित हो गया था प्राचीन क्षेत्रों में, है ना। प्राचीन काल में तो प्रतिबंधित था। तो आगे देखते हैं, खोज निकाला था। धीरे धीरे लंबी दूरी का व्यापार विकसित हुआ, यानी कि धीरे धीरे पर लंबी लंबी दूरी पर, यानी कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना शुरू किया, जिसमें से सिल्का रूट एक उदाहरण है। यानी कि सिल्क रूट एक व्यापार का मार्ग है, जो वहाँ का उदाहरण है कि इस मार्ग के द्वारा है ना, भारत से व्यापार किया जाता है दूसरे देशों में। यह मार्ग 600 किलोमीटर लंबा है। जो सिल्क रूट मार्ग है ना, वो कितने किलोमीटर लंबा है? 600 किलोमीटर है। जो रोम को चीन से जोड़ता है, जो रोम को चीन से जोड़ता है, ये रोम से लेकर चीन तक यह मार्ग बना हुआ है। और व्यापारियों ने इस मार्ग को चीन, रेशम, ऊन, धातुओं आदि का परिवहन किया है। बाद में समुद्र और महासागरों मार्ग की खोज हुई और व्यापार में वृद्धि हो गई। अब बाद में क्या है, समुद्र और महासागरों के द्वारा है ना व्यापार किया जाने लगा। आगे चलते हैं। 15वीं शताब्दी में दास व्यापार का उदय हुआ, जिसमें पुर्तगाली, डच, स्पेन और ब्रिटिश ने अफ्रीका मूल निवासियों को पकड़ लिया और अमेरिका में बागान मालिकों को बेच दिया। यानी कि डच में, स्पेन में और ब्रिटिश, ये अफ्रीका में है ना मूल निवासी थे, जिन्होंने क्या है, अमेरिका में बागान मालिकों को पकड़ा, जो भी वहाँ पर जो उत्पादित करते थे, और उनको वस्तुओं को बेच दिया। औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक देशों ने कच्चे माल का आयात किया। कच्चे माल को आयात करते थे, मतलब खरीदते थे, और गैर औद्योगिक देशों को तैयार उत्पादों का निर्यात करते थे। मतलब जो दूसरे देश थे, जहाँ पर गैर औद्योगिक देश थे, जहाँ पर उद्योगों का विकास नहीं था, वहाँ पर इन कच्चे माल को वहाँ पर बेचा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन और श्रम विभाजन में वैज्ञानिकों का, विशेषज्ञों का परिणाम है। ये तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है, जो व्यापारी भागीदारों के लिए पारस्परिक रूप से फायदेमंद है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार उत्पादन होता था, जो भी वस्तुएं उत्पादित होती थी, जो भी जिस वस्तु का निर्माण होता था, और श्रम विभाजन होता था, वैज्ञानिकों को विशेषज्ञता का परिणाम है। मतलब वो आपकी क्या है, विशेषता बताती है कि कितना अच्छा प्रोडक्ट वहाँ पर बन रहा है। ये तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब तुलना की जाती है, जैसे कि भारत और चीन की वस्तुओं में कौन सी परफेक्ट है, तो भारत की परफेक्ट है, तो यहाँ में तुलना की जाती थी, जो व्यापारिक भागीदारी के लिए पारस्परिक रूप से फायदेमंद थी। और ये तुलनाएं क्या है, फायदेमंद थी, क्योंकि क्या है, अपनी वस्तुओं को ज़्यादा अच्छी तरह से बेचा जा सके। रेशम मार्ग के जरिए, जो रेशम मार्ग था सिल्क रूट, उसके जरिए चीन में रेशम और रोम के ऊन का भारत एवं मध्य एशिया के जरिए व्यापार होता था। अब जो भारत और मध्य एशिया के द्वारा है ना, जो रेशम का उत्पादन होता था, वो कहाँ कहाँ पर होता था? चीन में होता था और रोम में होता था। अफ्रीका से दासों का व्यापार अमेरिका में होता था। दासों का व्यापार कहाँ पर होता था? अमेरिका में होता था। औद्योगिक क्रांति के समय विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार, अब जो औद्योगिक क्रांति आई, उसके समय जो निर्माण की गई वस्तुओं था, उनका व्यापार किस तरीके से हुआ, उसको देखते हैं। आधुनिक युग में WTO का गठन कब हुआ, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में देखेंगे। आधुनिक युगों में पतन की महत्वपूर्ण भूमिका, तो देखते हैं क्या क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार जिन कारकों पर निर्भर करता है, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिन कारकों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निर्भर करता है, वह इस प्रकार है। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय संसाधनों में अंतर साधन संसाधन दुनिया में असमान रूप से वितरित किए जाते हैं। राष्ट्रीय संसाधनों में अंतर संसाधन दुनिया में समान रूप से वितरित किए जाते हैं। ये अंतर मुख्य रूप से भूविज्ञान, खनिज संसाधनों और जलवायु को संदर्भ करते हैं। आगे चलता है। भूवैज्ञानिक संरचना, इसका अर्थ है कि राहत सुविधाएं,
इसका अर्थ क्या है? राहत, सुविधाएं। भूमि का प्रकार जैसे कि उपजाऊ भूमि होगी, है ना, तो यहाँ फसलों का उत्पादन अच्छा होगा। पहाड़ी क्षेत्र होगा, तराई, तो कृषि, पर्यटन और अन्य गतिविधियों का समर्थन करती है। मतलब क्या है, वहाँ पर क्या है, नदियाँ वगैरह भी होनी चाहिए, कृषि के लिए अच्छी ज़मीन होनी चाहिए, पर्यटन होना चाहिए, गतिविधियाँ आदि क्या है, भारत के व्यापार को बढ़ावा देती है। खनिज संसाधन, खनिज से समृद्ध क्षेत्र व्यापारों को आगे बढ़ाने में औद्योगिक विकास का समर्थन करते हैं। जलवायु एक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति और जीवों के प्रकार को प्रभावित करती है। अब जो जलवायु है, जीव के किसी भी जलवायु में, जैसे उष्ण जलवायु हो गई जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहाँ पर क्या है, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे कि ठंडे क्षेत्र में ऊन का उत्पादन होता है ना, कोको, रबर, केला, उसका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बढ़ सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय यानी कि जहाँ पर है ना मध्यम स्तर का तापमान होता है, यानी कि जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है, उस कटिबंधीय क्षेत्रों में बढ़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल जैसा टिकट के नाम से है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे चलते, जनसंख्या कारक देशों के बीच जनसंख्या का आकार, वितरण और विविधता माल के प्रकार और मात्रा के संबंध में व्यापार को प्रभावित करते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार के किस किस प्रकार के क्या क्या चीज़ें वहाँ पर उत्पादित हो रही है, तो सब क्या है, व्यापार को प्रभावित करती है। बाहरी व्यापार की तुलना में आंतरिक व्यापार की बड़ी मात्रा स्थानीय बाजारों में खपत के कारण घनी आबादी वाले क्षेत्रों में होती है। यानी कि जो बाहरी व्यापार की तुलना में आंतरिक व्यापार की बड़ी मात्रा, जो बाहरी व्यापार होता है ना, मतलब दूसरे देशों में, उसकी तुलना में आंतरिक व्यापार जो देश के अंदर ही होता है, उसकी बड़ी मात्रा स्थानीय बाजारों में खपत के कारण, जो स्थानीय बाजारों में है ना, स्थानीय बाजार मतलब कि आसपास में जो बाजार लगते हैं, जो जो मार्केट हैं, उनमें उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं जिसमें घनी आबादी क्षेत्र होने के कारण वो वस्तुएं वहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। सांस्कृतिक कारक, कला और शिल्प के विकास विशिष्ट रूप संस्कृतियों में विकसित होते हैं। यानी कि कला, शिल्प वगैरह है ना, अपनी संस्कृति में किस प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब क्या है, संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, जो क्या करते हैं, व्यापार को जन्म देते हैं। जैसे कि चीनी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं चीन में, है ना, और मेक्सिको, ईरान में कालीन, इंडोनेशिया में बाटिक कपड़े मिलते हैं, जैसे कि राजस्थान में राजस्थानी कपड़े मिलते हैं। तो ये सब क्या है, व्यापार को प्रभावित करते हैं, और राजस्थानी कपड़े सिर्फ राजस्थान में ही पहने जाते हैं। जैसे कि गुजरात में गुजराती कपड़े पहने जाते हैं, लहंगा कहाँ पहना जाता है, वो सारी चीज़ें वो सब आ जाता है। आर्थिक विकास के कारण औद्योगिक कृषि, औद्योगिकृत राष्ट्रीय निर्यात, मशीनें तैयार उत्पादित और खाद्य और कच्चा माल का आयात किया जाता है। सांस्कृतिक देशों में स्थित विपरीतताएं, विदेशी निवेश की अधिक विकासशीलता देशों में पूंजी की कमी होती है, इसलिए विदेशी निवेश वृक्षारोपण, कृषि और विकसित करके विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। पुराने समय में परिवहन का अभाव केवल स्थानीय क्षेत्रों तक ही सीमित था। जो स्थानीय क्षेत्र थे ना, वहाँ पर ही परिवहन नहीं होता था, मतलब परिवहन कम होता था। जैसे कि रेल, महासागर और हवाई परिवहन का विस्तार हुआ तो प्रशांतीय और संरक्षण के बेहतर साधन व्यापार के सांस्कृतिक स्थानिक विस्तार का अनुभव किया। पहले तो क्या है, ये परिवहन अच्छी तरह से नहीं हो पाता, जैसे रेल परिवहन हो गया, सड़क परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, तो ये उपलब्ध नहीं थे। लेकिन इनका उपलब्ध होने के बाद में ना अन्य देशों में भी है ना व्यापार को विस्तार यानी कि व्यापार को फैलाने में मदद मिली। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार से होता है। कौन कौन से? द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार। दो देशों द्वारा एक दूसरे देश के साथ किया जाने वाला व्यापार द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। यूट्यूब चैनल जैसा ट्रिक। बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाने वाला व्यापार बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तीन महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं: व्यापार का परिणाम, व्यापार का संयोजन, व्यापार की दिशा। यानी कि व्यापार का परिणाम, इस व्यापार को करेंगे तो इसका क्या परिणाम रहेगा, अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा। संयोजन यानी कि कितने देशों में संयोजित रहेगा, कहाँ कहाँ पर फैलेगा। इसकी दिशा किस प्रकार से रहेगी, किस प्रकार से हमें इसको रूपरेखा तैयार करनी, किस प्रकार से प्लान तैयार करना है कि इसको चला सकें। व्यापार का परिणाम, व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिणाम कहलाता है। सभी व्यापार की व्यापारिक सेवाओं को तोला नहीं जा सकता, इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का परिणाम के रूप में जाना जाता है। व्यापारिक संयोजन, व्यापारिक संयोजन से अभिप्राय देश द्वारा आयातित यानी कि खरीदी गई और निर्यातित यानी कि बेची गई वस्तुएं सेवाओं के प्रकार में हुए परिवर्तन से है। यानी कि इनमें क्या
परिवर्तन हुआ है वस्तुओं में। जैसे कि पिछली शताब्दी के शुरू में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था। बाद में निर्माण क्षेत्र में वस्तुओं का अधिपत्य हो गया। अब सेवा क्षेत्र में तेजी से बढ़ोतरी की गई है। व्यापार की दिशा। पहले विकासशील देशों में कीमती वस्तुएं तथा शिल्प कला की वस्तुएं आदि का निर्यात किया जाता। मतलब क्या है, मिट्टी के बर्तन वगैरह है ना, शिल्प कला आदि का विकास किया जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशित खाद्य पदार्थ व कच्चे माल में बदल दिया। मतलब क्या है, यूरोप के देशों ने ना अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे उन वस्तुओं का माल कम हो गया, उनको खरीदना कम हो गया। वर्तमान में भारत में विकासशील देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है। मतलब एक कंपटीशन रहता है व्यापार में भी कि इसकी वस्तुएं अच्छी बनने लग जाएगी तो इससे खरीदने लग जाएंगे, और इसके बनने लग जाएगी तो इससे खरीदने लग जाएंगे, या फिर इससे भी बेस्ट आ गया ना तो फिर उसे खरीदने लग जाएंगे, दोनों को छोड़ देंगे। यानी कि क्या है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। आज चीन तेजी से व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यानी कि चीन में अलग अलग प्रकार की मशीनें वगैरह बनाई जा रही है। अब व्यापारिक संतुलन के बारे में देखते हो तो व्यापारिक संतुलन होता क्या है। तो एक देश से दूसरे देश को वस्तुओं या सेवाओं भेजना, यानी कि एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को और सेवाओं को उपलब्ध करवाना, यानी कि निर्यात करना, और कुछ वस्तुएं या सेवाओं को अपने देश में आयात करना या मंगाना। इसी आयात या निर्यात के अंतर को व्यापारिक संतुलन कहा जाता है। व्यापार संतुलन के प्रकार ये दो प्रकार का होता है। व्यापारिक संतुलन भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ऋणात्मक संतुलन देखते हैं तो पहले नंबर का था ऋणात्मक और दूसरे नंबर का था धनात्मक। तो ऋणात्मक के बारे में देखते हैं, लेकिन माइनस में कैसे जाएंगे, घटेंगे कैसे। तो देश दूसरे देश से, एक देश दूसरे देश से वस्तुओं को खरीदने पर उन मूल्यों से अधिक खर्च करता है। यानी कि जितनी वस्तुएं खरीदता है ना, उससे अधिक पैसे देता है जितना वह अपनी वस्तुओं को बेचकर मूल्य प्राप्त करता है। अर्थात आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से होता है। यानी कि कितना मूल्य निर्यात करता है, यानी कि घाटे में जाता है। लेकिन धनात्मक यानी कि प्लस में, यानी कि उसको लाभ होता है। यदि निर्यात का मूल्य विक्रय मूल्य आयात के मूल्य से अधिक है, यानी कि जो खरीदा गया है उससे ज़्यादा हमने कमाया है, विक्रय किया है, तो यह धनात्मक व्यापारिक संतुलन होता है। मुक्त व्यापार जब दो देशों के मध्य व्यापारिक बाधाएं हटा दी जाती है। यानी कि व्यापार में जो बाधाएं आती है, जो टैक्स वगैरह लगता है वो हटा दिया जाता है, जिसे सीमा शुल्क खत्म करना, यानी कि टैक्स लगना है ना, तो इसे मुक्त व्यापार कहा जाता है। मुक्त व्यापार के गुण। मुक्त व्यापार के क्या क्या गुण हैं। घरेलू उत्पाद एवं सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा मिलती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको कंपटीशन मिलता है, जिसमें उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है और व्यापार में भी वृद्धि होती है। मुक्त व्यापार के दोष। विकासशील देशों में समुचित विकास न होने के कारण विकसित देश अपने उत्पादों को उनके बाजारों में अधिक मात्रा में भेज देते हैं, जिससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। यानी कि विकासशील देशों में समुचित विकास न होने के कारण विकसित देश है, जैसे कि विकसित देश अमेरिका वगैरह का, वो भारत में कुछ वस्तुओं को भेजता है, अपने उत्पादन को उनके बाज़ारों में अधिक मात्रा में भेज देता है। यानी कि अमेरिका क्या है, भारत में बहुत सारी वस्तुओं को भेज देता है, जितनी चाह ना उससे ज़्यादा भेज देता है, जिससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अब वो बहुत सारी वस्तुएं बेचती तो इसको पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना। अब पैसे क्या है, फ्री फुकट में बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है, इसने तो वस्तुएं बना के भेज दी बहुत सारी, और इतनी वस्तुएं तो हमें आवश्यकता ही नहीं है इतनी वस्तुओं की, तो लेकिन इसने तो भेज दी ना इसकी तरफ से, तो इसको तो पैसे चाहिए, तो इसको तो पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे देने पड़ेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, हमारे पैसे खत्म होंगे। यानी कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, जिसमें अपने उद्योगों को बंद होने लग जाते हैं, जिससे क्या उद्योग बंद हो जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन संगठन। तो इसको देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन के नियम गेट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक के रूप में 1948 में पढ़ी थी। 1945 में गेट विश्वविद्यालय संगठन के रूप में परिवर्तित हो गया। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्र के मध्य विवादों का निपटारा करता है। WTO है ना, विश्व व्यापार संगठन, वह राष्ट्रों के मध्य विवाद का निपटारा करता है। मतलब कोई भी यदि कोई विवाद होता है, कोई भी परेशानी वगैरह होती है, तो इसका
निदान करता है। यह संगठन दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सुविधाएं अन्य विषयों में जैसे बौद्धिक संपदा अधिक के व्यापार और को भी अन्य कार्यों में सम्मिलित करता है। विश्व व्यापार संगठन WTO की आलोचना कीजिए। तो WTO ने मुक्त व्यापार एवं भूमिकरण को बढ़ावा दिया, जिसके कारण धनी एवं गरीब देश गरीबी हो रहे हैं। विकसित देशों ने अपने बाजार को विकासशील देशों के उत्पादन के लिए नहीं खोना है। इस संगठन में केवल कुछ प्रभावशाली राष्ट्रों का वर्चस्व है। WTO पर्यावरणीय मुद्दों, बाल श्रम, श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं अधिकारों की अपेक्षा करता है। प्रशिक्षित व्यापार विश्व के वे देश जिनकी व्यापारिक संबंधित आवश्यकताएं एवं समस्या एक जैसी होती है, वह भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के समीप हैं, एक व्यापार समूह का गठन कर लेते हैं। इसी ही प्रदेश व्यापार समूह कहा जाता है, जैसे कि ओपेक, ओसियन आदि। डंप क्या है? लागत की दृष्टि से वरन भिन्न प्रकार से अलग अलग कीमत की किसी वस्तुओं को दो देशों के मध्य विक्रय करने की प्रथा को डंप कहते हैं। मार्ग पतन, आत्रोपोपतन में अंतर। मार्ग पतन समुद्री मार्ग पर विश्व केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। यहाँ पर जहाज ईंधन, जल एवं भोजन के लिए लंगर डालते हैं, जैसे कि हॉर्नसुलर, सिंगापुर। अन्योतर पतन, इस पतन में विभिन्न देशों में निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं, यानी कि इस पतन पर बहुत सारे देशों में जो वस्तुओं को भेजना है यहाँ पर लाई जाती है और एकत्रित की जाती है, यानी कि इकट्ठा की जाती है यहाँ पर, और इन देशों में भेजी जाती है। और ये क्या है, यहाँ से अन्य देशों में भेजी जाती है, एक देश से दूसरे देश में भेजी जाती है एक ही जगह से। जैसे कि यूरोप का रॉटरडम एंड कॉन्फरेंस वर्ग। पतनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिवर्तन द्वारा क्यों कहा जाता है? महत्व, पतन व्यापार के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों से ही किया जाता है, यानी कि समुद्र में जो पतन होते हैं, बंदरगाह होते हैं, उनके द्वारा उनसे ही उन पर वस्तुओं को लाया जाता है और समुद्र में जहाज़ों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। यह पतन निम्न सुविधाएं प्रदान करते हैं। क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सुविधाएं प्रदान करते हैं? जहाज को रुकने ठहरने के लिए आश्रय स्थल प्रदान करते हैं, वस्तुओं को लादने, उतारने और भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं। आधुनिक सुविधाएं प्रतिशतों, छोटी नौकाओं को सुविधाएं, श्रम एवं प्रबंधकीय सुविधाएं प्रदान करते हैं, जहाज़ों में रखरखाव की व्यवस्था करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। तब तक इसी प्रकार से हमारी वीडियो को देखिए, और आपको PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए सीताराम।